हेलो बच्चों, श्री अमितचंद ITI टोहाना के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति द्वितीय वर्ष कॉमन ट्रेड के लिए, और इसके अंदर हम आपको पढ़ाएंगे एक नया टॉपिक अनियमित सतहों का क्षेत्रफल। अनियमित सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे जो नियमित सतह हैं उन्हीं के सूत्र उपयोग होंगे। केवल कुछ नियमित आकृतियों को मिलाकर के अनियमित सतह बनाई जाती है और उनके सूत्र के द्वारा उनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई आयत है। इस आयत की लंबाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इस आयत के चारों कोनों पर 4 वृत्त के चतुर्थांश काटे गए हैं। चार वृत्त के चतुर्थांश काटेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का अर्थ ये है कि जब वृत्त के हम 4 हिस्से कर लेते हैं तो एक चतुर्थांश बनता है। तो ये 4 चतुर्थांश काटे गए हैं और इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है r वो हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। हमें चतुर्थांश कटने के बाद में ये जो शीट का क्षेत्रफल जो बचता है हमारा, वो ज्ञात करना है। आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी आकृति हमारी इस प्रकार होगी और ये एक अनियमित सतह बन जाएगी। लेकिन इस अनियमित सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आयत के और वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि आयत है उसका क्षेत्रफल हमको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई के क्षेत्रफल में निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल और उसमें से इन चारों वृत्त के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इस बची हुई शीट का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख देंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, आप नोट भी करते जाइए साथ साथ। शीट का क्षेत्रफल, बची हुई शीट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा वृत्तीय चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 8 गुणा 6 माइनस 4 गुणा वृत्तीय का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² बट्टे 4, इसका भाग दे दिया तो 1/4 का आ जाएगा। तो ये 1/4 का क्षेत्रफल आ गया, हमने 4 से गुणा कर दिया तो 4 से 4 कट गया, यानी पूरा वृत्त ही बन जाएगा। 4 चतुर्थांश जब मिलेंगे तो पूरा एक वृत्त बनेगा, इसलिए पाई r²। यह हुआ 8 6 48 माइनस पाई का मान हमने रखा 22/7। r का मान हमारे पास है 2। अगर हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 8 48 का और 7, तो 7 का और 1 का तो 7 लघुत्तम आएगा। 7 को अंदर 1 का भाग दिया 7 आया। 7 को हमने गुणा किया 48 से तो हमें आया 336 माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 को 22 से गुणा किया 88। 88/7 हुआ। 7 में 7 का भाग दिया 1 बार आया, 1 को 88 से गुणा किया तो 88 आया। 336 में से 88 हमने घटाया तो हमें मिला 248। 248 में हमने 7 का भाग दिया तो हमें मिला 35.43 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बची हुई शीट का क्षेत्रफल आ गया। ये जो शीट बचती है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हमें प्रश्न दिया गया दूसरा कि हमारे पास कोई आकृति दी गई है, हमें इस प्रकार की ये आकृति हमें दी गई है। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया
और यहाँ पर हमें जो समबाहु त्रिभुज से नीचे जो आयत है, स्क्वायर है, ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा है 40, 40 ऐसे है, 40 ऐसे है। इस आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर समबाहु त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं बराबर है और जो भुजा है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। भुजा है समबाहु त्रिभुज की, वो वर्ग की भुजा के बराबर है। इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो हम निकालेंगे कि आकृति का क्षेत्रफल होगा बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा की घात 2 प्लस वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2 बराबर हुआ √3/4 गुना भुजा हमें दी हुई है 40, तो 40 गुना 40 प्लस यहाँ पर भी हमको भुजा वर्ग की भुजा है तो वर्ग की भुजा भी 40 दी हुई है, समबाहु त्रिभुज की भुजा भी 40 हो गई, तो 40 गुना 40। तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना 1600 प्लस 1600, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बराबर होगा 1600 का अगर हम गुना कर लें, 1600 कॉमन ले ले बाहर, तो हमारे पास बचेगा √3/4 प्लस 1। 1600 हमने बाहर कॉमन ले लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1600 यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे, √3 का मान होता है 1.732 प्लस जब हम 4 को लघुत्तम लेंगे तो यहाँ आएगा 4। तो 1600 गुना 1.732 में 4 जोड़ेंगे 5.732 बट्टे 4, 4 को 1600 से काटा 400, 400 को 5.732 से हम गुना करेंगे तो 2292.8 स्क्वायर सेंटीमीटर इस आकृति का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न के अंदर हमें आकृति दी हुई है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आकृति हमें दी हुई है, एक आयत दिया हुआ है और आयत की एक तरफ एक अर्धवर्त बनाया हुआ है। इस आयत की चौड़ाई हमें बताई हुई है 28 और लंबाई हमें बताई है 50। ये वृत्त का केंद्र है, ये इसके वृत्त की त्रिज्या, ये हमने है मान ली r। तो आप देख सकते हैं कि इस वृत्त का जो व्यास है आयत की चौड़ाई के बराबर है, यानी वृत्त का जो व्यास है वो आयत की चौड़ाई के बराबर, यानी 28 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना होगा, तो इस आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो तीसरा प्रश्न में उत्तर होगा कि आकृति का क्षेत्रफल होगा हमारा बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल है हमारा 28 गुणा 50 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। तो व्यास हमारा 28 है, तो r हमारी हो जाएगी 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर।
आर हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो 1/2 अर्धवर्त का लिए 1/2 आधा कर दिया, 22/7 पाई का मान, आर का मान हमने रखा 14/2। तो 28 को जब हमने 50 से गुना किया तो प्राप्त हुआ हमें 1400 प्लस 7 दूनी 14। ये 7 दूनी 14 से इस 14 की एक पावर कम कर देते हम, 14 कट गया। अब यहाँ पर 14 का स्क्वायर न रह के 14 बचा, 14 को हमने 22 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ 308। 14 को जब हमने 308 में जोड़ा 1400 को तो हमें मिला 1708। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर इस आकृति का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 के अंदर हमें आकृति दी हुई है, एक अर्धवर्त बनाया गया है और अर्धवर्त के आधार में एक समकोण समबाहु त्रिभुज हमें दिया गया है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। और हमें बताया गया है कि वृत्त का केंद्र इस वृत्त की अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 50 mm है। तो आप आकृति से देख सकते हैं कि जो अर्धवृत्त है इसका व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का व्यास भुजा है वो अर्धवृत्त के व्यास के बराबर होगा, जबकि अर्धवृत्त की त्रिज्या हमने दी हुई है 50, तो व्यास हो जाएगा 100। तो ये जो दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ हो जाएगी 100 और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं 100-100 की हो जाएंगी। अब हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा सबसे पहले अर्धवर्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। अर्धवर्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर बटे 2। फिर लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का है √3/4 गुना भुजा की घात 2। तो पाई का मान हम रख दे रहे हैं 22/7। आर हमें दे रखा 50 की घात 2/2 प्लस √3 का मान हम रखते हैं 1.732 रख सकते हैं, 1.73 रख लिया बटे 4 गुना भुजा हो जाएगी समबाहु की 100 की घात हो जाएगी। तो इसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे तो 22/7 गुना 50 का जो मान हम निकालेंगे तो ये होगा 50 को 50 से गुना करेंगे तो आएगा 2500 और बटे 2 प्लस 1.73/4 और 100 का जब हम फर्क करेंगे तो 10,000 को हम 4 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 2500। इसी प्रकार 2500 को हम 2 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 1250। 2500 हम काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 1250। 1250 को 22 से गुना करेंगे आएगा 27,500 बटे 7 प्लस 1.73 में गुना करेंगे 2500 से तो ये होगा 4325। 27,500 में हम भाग देंगे 7 का तो हमें मिलेगा 3928.57 प्लस
4325 हमारे पास है, बराबर 4325 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 8253.57। ये इस आकृति का मिलीमीटर में है, इसलिए स्क्वायर मिलीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। अगला प्रश्न 5 का है, जो कि एक आयत और एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। 5वां प्रश्न देखिए। 5वें प्रश्न के अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। ये समकोण त्रिभुज बनाया गया है और इस समकोण त्रिभुज के आधार को काम में लेकर के एक आयत बनाया गया है और आयत की जो चौड़ाई है वह 30 मानिए 30 mm और आयत की और समकोण त्रिभुज की दोनों की मिलाकर के जो ऊंचाई है वह मानी है 85 mm, जबकि अकेले आयत की ऊंचाई मानी गई है 50 mm। तो आप देख सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज जो है ABC, इसका आधार है आयत की चौड़ाई के बराबर है, यानी 30 mm। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। समकोण त्रिभुज और आयत की जो ऊंचाई है दोनों मिलाकर के 85 है, जबकि आयत की अकेले की 50 है। तो 85 में से हम 50 घटा देते हैं तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी 85 माइनस 50 बराबर 35 mm। अब हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये त्रिभुज ABC और आयत को ले लेते हैं ABDE। तो आकृति का क्षेत्रफल होगा, आकृति का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस आयत ABDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC के अंदर आपको आधार और ऊंचाई दी हुई है, इसलिए उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो ये होगा 1/2। आधार हमने मान लिया त्रिभुज का है 30 और ऊंचाई है 35 प्लस आयत की लंबाई हमने मान ली 50 और चौड़ाई है 30। अब हम इनको गुणा करेंगे तो 30 का हमने 2 का भाग दिया 15 को 35 से गुणा करेंगे तो 15 गुणा 35 हो जाएगा 525 प्लस 50 को 30 से गुणा करेंगे 1500 में जो 525 जोड़ेंगे तो 2025 स्क्वायर मिलीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 के अंदर हमें आकृति दी हुई है, एक आयत लंबवत आकृति में है और इस आयत के ऊपर एक दूसरा आयत बनाया गया है। इस आकृति का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसकी जो लंबवत आयत है इसकी चौड़ाई हमें दी हुई है 50 cm और ऊंचाई इसकी दी है हमें 100 mm। इसी प्रकार क्षैतिज आयत की लंबाई हमें दी हुई है 160 mm
और चौड़ाई हमें दी हुई है 60 mm। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। पूरी आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुणा 50 प्लस 160 गुणा 60। तो आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा, दोनों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे 100 गुणा 50, लंबवत जो आयत है लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस क्षैतिज का निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई 160 गुणा 60। 100 को 50 से गुणा करेंगे 5000 प्लस 160 को 60 से गुणा किया 9600 हमें प्राप्त होगा। 5000 में 9600 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 14600 स्क्वायर मिलीमीटर इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में हमें आकृति दी हुई है एक टैंक की। हमें टैंक की आकृति दी हुई है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो टैंक की आकृति के क्षेत्रफल के अंदर हमें इसकी दीवार की जो लंबाई दी हुई है 50, चौड़ाई जो दी हुई है दीवार की 25 इसकी चौड़ाई हमें दी हुई है। इसी प्रकार ये जो मोटाई है नीचे ये भी 25 दी हुई है। इसके जो आधार की चौड़ाई जो हमें दी हुई है 90। ये सारी इकाइयाँ mm में हैं और ऊंचाई जो हमें दी हुई है 70 mm हमें दी हुई है इसका। तो आप इसको हम ये आकृति को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। हम इसको सीधा नीचे अर्थ तक नीचे तक ले लेते हैं, धरातल तक। तो ये 25 ही होगी, 25 यहाँ है, 25 यहाँ होगी, 25 ही होगी। लेकिन इस 90 में से ये 25 हम कम कर देंगे तो टैंक की जो अंदर की चौड़ाई है वो हमारी बच जाएगी 40, क्योंकि 25 इस तरफ कम हुआ, 25 इस तरफ कम हुआ, 25 50 कम हो गया। 90 में से हमने 50 कम करा, 40 मिलीमीटर आ गई। अब हमारे पास 3 आकृति बन गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। आप देखोगे पहली और तीसरी आकृति समान है तो दोनों का क्षेत्रफल समान होंगे 25 गुणा 70। और जो नीचे जो आकृति बनी है 2 नंबर की आकृति उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 40 गुणा 25, क्योंकि उसकी जो मोटाई है 25 है। तो आकृति का क्षेत्रफल होगा, आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर 2 गुणा 70 गुणा 25। ये तो आकृति 1 और 3 दोनों का सामूहिक मैंने लिख दिया, 2 हैं इसलिए 2 आकृति दोनों को एक साथ लिख दिया, प्लस 40 नीचे वाली का 40 गुणा 25। तो इनका जब हम जोड़ करेंगे तो 70 दूनी 140, 140 को जब हम 25 से गुना करेंगे तो आएगा 3500। 40 को हम 25 से गुना करेंगे हमें प्राप्त होगा 1000। 3500 और 1000 को हम जोड़ देंगे तो 4500 मिलीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। ये प्रश्न संख्या 7 था। अब प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न संख्या 6 की तरह ही है। इसके अंदर हमें आकृति दी हुई है नीचे एक आयताकार आकृति दी हुई है। इस प्रकार लेमिना बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ हमें इसकी
खड़े आयत की जो चौड़ाई दी है वो दी है 18 mm। नीचे वाला आयत है इसकी चौड़ाई दी है हमें 100 mm। नीचे वाला आयत की मोटाई हमें दी हुई है 10 mm। और खड़े आयत की ऊंचाई हमें दी हुई है 90 mm। 90 mm हमने निकाल ली है क्योंकि हमको पूरी आकृति की जो ऊंचाई जो दी है धरातल से लेकर के वो 100 mm दी हुई है। तो 100 mm इसकी पूरी ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें से हमने 10 कम कर दिया तो यहाँ बच गया हमारे पास 90 mm। यहाँ पर इसकी ऊंचाई बच गई। हमको इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए आकृति का सीधा क्षेत्रफल हो जाएगा नीचे वाला आयत एक का क्षेत्रफल होगा 10 गुना 100 और आयत नंबर 2 का क्षेत्रफल हो जाएगा 90 गुना 18। 90 गुना 18 दोनों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो क्षेत्रफल होगा बराबर नंबर 1 का लिखेंगे हम 10 गुना 100 और ऐसे नंबर 2 का लिखेंगे 90 गुना 18। 10 को हम 100 से गुना करेंगे 1000 और 90 को 18 से गुना करेंगे 1620। दोनों को जोड़ देंगे 2620 स्क्वायर मिलीमीटर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा इस आकृति का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 9 का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सूत्र है। अच्छा प्रश्न जितने त्रिज्य खंड का है इसमें एक वृत्त हमें दिया हुआ है और वृत्त के केंद्र के ऊपर 120 डिग्री का कोण बना हुआ है। इस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है 20 मिलीमीटर वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है। तो हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360। तो यहाँ पर पाई का मान हमने लिया 22/7। आर हमारी है 20 तो हुआ 20 गुना 20। थीटा हमें दिया है 120 तो कौन यहाँ पर बना वो बना 120 का 120 बटे 360। 120 बटे 360 120 को 3 से काट दिया 3 आया। अब हम 22 में 7 का भाग देते हैं 3.14 गुना 20 को 20 से हम गुणा करेंगे 400 बटे 3.14 को 400 से गुना किया 1256 आया। 1256 में हमने भाग दिया 3 का तो हमारा उत्तर आया 418.66 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। और लास्ट अंतिम प्रश्न है वह भी त्रिज्य खंड से ही जुड़ा है। 10 का प्रश्न कोई वृत्त है उसके द्वारा त्रिज्य खंड बना है काटा गया है उसमें से केंद्र पर और कोण बना है 40 डिग्री का और वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है 15। हमें इसके चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो चाप की लंबाई है L ये ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है L बराबर 2πr गुणा थीटा बटे 360। ये त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई का सूत्र है। तो 2πr 2 पाई का मान हमने रखा 3.14 r का मान हमें दिया हुआ है 15 गुणा थीटा का मान है हमारे पास 40 बटे 360। तो 0 से 0 गया 4 का 36 में भाग दिया हमारे पास 9 आया। हमारे पास 9 आया। तो
2 को 3.14 से हम गुना करते हैं 6.28। 6.28 को हम 15 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 94.2/9। 94.2 में हम 9 का भाग देंगे तो आएगा 10.46 सेंटीमीटर। तो ये इस चाप की लंबाई होगी। तो बच्चों ये क्षेत्रमिति है द्वितीय सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन ऑल सभी ट्रेडों के लिए। तो ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो के अंदर हम कोई नया टॉपिक लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।